डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुशीनगर को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुशीनगर में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पिछली सरकारों ने कुशीनगर में विकास की संभावनाओं को नजरअंदाज किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर बोला हमला। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, विपक्ष हमारी संस्कृति, विरासत और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग होगी ध्वस्त। एलडीए ने जारी आदेश कर बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का दिया समय। तय समय में कार्रवाई न होने पर एलडीए खुद करेगा ध्वस्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामकोला, हाटा और कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। इससे लोगों को बेहतर सड़क, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। योगी ने इंसेफ्लाइटिस बीमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले इसी मौसम में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते थे। सबसे ज्यादा मरीज कुशीनगर और आसपास के इलाकों से गोरखपुर के बीआरजी मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। उस समय इलाज की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि साल 2017 के बाद सरकार ने लगातार काम किया और अब इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने गरीबों के लिए ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कई गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे, रहने के लिए पक्का घर नहीं था, इलाज की सुविधा नहीं थी और अच्छी सड़कें तक नहीं थी। मुसहर समाज जैसे गरीब वर्गों को न जमीन का पट्टा मिला और न ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाया। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार चाहती है कि हर बच्चे को सुरक्षित, बेहतर और उज्जवल भविष्य मिले। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि लखनऊ में बैठी पिछली सरकारों ने कुशीनगर की समस्याओं की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास यहां के बच्चों और आम जनता के लिए परेशानियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं थी, जिसके कारण क्षेत्र अपेक्षित विकास से वंचित रह गया। यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंत्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष हमारी संस्कृति, विरासत और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। इनके पेट में दर्द है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। ये लोग मठ मंदिरों से जनता का विश्वास तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद का चंदा कहां गया और मदरसों में कैसी फंडिंग हो रही है। इस पर विपक्ष कभी नहीं बोलता। राम मंदिर में दान चोरी की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए एसआईटी गठित की। जांच जारी है और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अनिल मिश्रा पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए
सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष कभी भी बाबरी मस्जिद के लिए चंदा हुआ, उसके चंदे का हिसाब विपक्ष ने नहीं मांगा। मदरसों के लिए जो लोग दुनिया भर से फंडिंग आती है उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये केवल हमारी सनातन परंपरा को, हमारी विरासत को और हमारे जो आस्था के प्रतीक के रूप में मठ मंदिर हैं उनको समाज में उनके प्रति कैसा अविश्वास खड़ा हो, ये इनका एजेंडा है। हमारे प्रदेश की, देश की जनता सजग है, अयोध्या के लोग सजग है और सब लोग जानते हैं योगी जी के और मोदी जी के प्रति सबका विश्वास है कि कोई गलत काम करने वाला बचेगा नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमेशा हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और सनातन को बदनाम करने का रहा। इन लोगों का हमेशा एजेंडा रहा कि हिंदुओं को और हिंदू समाज को अपने मठ मंदिरों से, साधु संतों को जितने भी अविश्वास पैदा किया जा सकता उसका ये लोग प्रयास करते रहे। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं माना। अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। वहीं राम मंदिर चंदा मामले में ही राजनीति पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा कांग्रेस यानी सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी? यदि नहीं करा पाएंगी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया था? आस्था का दिखावा कर रहे लोगों ने यह पाप किया था, जबकि भाजपा ने अयोध्या को सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी ने के इस बयान के बाद अब साधु संतों और धर्मगुरुओं का बयान भी सामने आ रहा है। राम जी की इच्छा से हमारा तो ऐसा मानना है, किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया, पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ें और अपने घर में, संपत्ति में अपना कब्जा करें। राम जी की इच्छा से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी वही आज राम मंदिर में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान रुचि वीरा ने कहा कि भगवान राम किसी एक व्यक्ति या दल के नहीं है। भगवान राम हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति की आस्था के केंद्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल सपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में युवाओं को कितना रोजगार मिला है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने के मामलों का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा कि समस्या को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। रुचि वीरा ने मेरठ के हालिया घटनाक्रम का भी उल्लेख किया और कहा कि यहां अधिकारियों की जो मानसिकता सामने आई है वह दलित विरोधी प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है और सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। 2027 विधानसभा चुनाव पर भी जताया भरोसा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रुचि ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सुख दुख और उनकी समस्याओं के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि मुरादाबाद की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय प्राप्त करेंगे। सपा सांसद ने कहा कि पार्टी जनता के बीच लगातार सक्रिय है और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। पहली बात तो भगवान राम उनके अकेलों के नहीं है, हर सनातन धर्म को मानने वालों के भगवान राम है। दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, विकास की बात करें। जो उन्होंने
इन बातों पे जोर न दे, तो मतलब इसकी ध्रुवीकरण की राजनीति ना करें। हर समय इस तरह के बयान कि जाति धर्म में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांटना, कि पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को छोड़ के जवाब दें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, कितने जो युवा हैं जिनके पर्चे बार बार लीक हो रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जो मेरठ में अभी कांड हुआ है और जो अधिकारियों की मानसिकता दिखाई दे रही है, या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी दिखाई दे रही है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो, ये सब चीज़ों का जवाब वो दे। झांसी में जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि भगवान हनुमान का अपहरण कर लिया गया और इसी वजह से अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई। शिकायत में राजनीतिक आरोप भी लगाए गए हैं। अब यह आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक अनोखी और हैरान कर देने वाली शिकायत सामने आई है। सम्मानित शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज इस शिकायत में शिकायतकर्ता सत्यव्रत सिंह ने दावा किया कि भगवान हनुमान को अगवा कर लिया गया है। शिकायत में लिखा गया कि हनुमान जी अयोध्या में राम दरबार की रक्षा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे वहां मौजूद नहीं है। इसी कारण राम मंदिर में चोरी की घटना हुई। शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर देखे गए एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हनुमान जी एक राजनीतिक रैली में दिखाई दिए, इसलिए उनका अपहरण कर लिया गया है। शिकायत में धार्मिक ग्रंथ हनुमान चालीसा का भी उल्लेख करते हुए कहा गया कि यदि हनुमान जी राम दरबार की सुरक्षा में मौजूद होते तो चोरी की घटना नहीं होती। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई कर हनुमान जी को वापस लाने की मांग की है। यह शिकायत 8 जुलाई 2026 को जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज हुई थी। फिलहाल यह आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी को अगवा कर लिया है, जिसकी शिकायत मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर IGRS की है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी मदद कीजिए हनुमान जी को ढूंढने में और हनुमान जी को वापस राम मंदिर में भेजिए। मैंने पिछले दिनों देखा भी कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रैली में उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी नाच रहे हैं। जब हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नाचेंगे तो राम मंदिर में चोरी होना तो स्वाभाविक है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका अर्थ है कि राम मंदिर की जो रक्षक हैं वो स्वयं हनुमान जी हैं, और जब हनुमान जी राम दरबार में अनुपस्थित रहेंगे तो चोरी होगी वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हनुमान जी को वापस कीजिए और राम मंदिर में भेजिए। हनुमान जी के बिना पूरा राम दरबार अधूरा है। अगर हनुमान जी अनुपस्थित रहे तो ऐसी अव्यवस्था फैलती रहेंगी वहाँ पर और चोरियाँ होती रहेंगी मंदिरों में चोरी सनातन धर्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जालीगंज अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का LDA ने आदेश जारी किया है। भवन स्वामी को अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय में कार्रवाई न होने पर LDA खुद ध्वस्तीकरण करेगा। ध्वस्तीकरण की पूरी लागत भवन मालिक से की वसूली जाएगी। वहीं 22 जून को इसी बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। जांच में फायर सेफ्टी मानकों और सेट बैक नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि हुई। आवासीय मानचित्र पास कराकर भवन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। 3 दिन चली सुनवाई के बाद विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश सुनाया। LDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण आदेश भवन पर चस्पा कर दिया। जालौन जनपद की कालपी तहसील स्थित जीतामऊ घाट पर यमुना नदी से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मछलियों का अवैध शिकार किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिबंधों के बावजूद खुलेआम मछलियों का शिकार किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस और मत्स्य विभाग पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रॉबिन नामक ठेकेदार और मुलायम नामक चौकीदार प्रशासन के कथित संरक्षण में इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अवैध शिकार लगातार जारी है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि यमुना नदी के जलीय जीवों का संरक्षण हो सके। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित विभाग की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। हमारे यहाँ अवैध तरीके से मछली का शिकार किया जा रहा है, जिसके ठेकेदार रॉबिन निवासी बमरीपुर और उनका चौकीदार मुलायम निवासी जीतामऊ दिन दहाड़े अवैध तरीके से मछली का शिकार कर रहे हैं। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार शिकायत करने पर
ना ही कोई मत्स्य विभाग का अधिकारी आ रहा है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। अवैध तरीके से दिन दहाड़े मछली मारी जा रही है और सरकार का राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र के ग्राम महलोई में बकरियों को खुला छोड़ने के विवाद में किसान युधिष्ठिर सिंह की पीट कर हत्या के करीब 9 वर्ष पुराने चर्चित मामले में अदालत ने 4 दोषियों का जीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल सिंह की अदालत ने दोषियों पर 65,000 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव महलोई में बीते 22 अप्रैल 2017 की शाम करीब 5 बजे युधिष्ठिर सिंह ने गांव निवासी इरफान की बकरियों द्वारा उनके घर के सामने लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर आपत्ति जताई थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इरफान ने अपने परिजनों और साथियों को बुला लिया, जिसके बाद लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से युधिष्ठिर सिंह और उनके परिजनों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युधिष्ठिर सिंह को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल मैनपुरी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए हैं। अदालत ने इरफान, सत्तार, स्वराज और बंटी को हत्या का दोषी मानते हुए जीवन कारावास तथा 65,000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं साबिर और बंटी पुत्र बाबुद्दीन के विरुद्ध नामजदगी गलत पाए जाने पर उन्हें राहत दी गई। एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया था। ये थी साहब, इनकी बकरियां थी और हमारे पेड़ लगे हुए थे, तो इनकी बार बार बकरियां आती थी और नुकसान पहुंचाती थी उनको। फिर हमारे पिताजी ने कहा है ये बकरियां उनका रोक लो। इतने पे ये लोग गाली गलौज करने लगे और आ गए लाठी डंडे लेके इनको मारने लगे। और फिर साहब वहीं ये मुलजिमों ने एक युधिष्ठिर नाम के व्यक्ति को मर्डर किया था गांव में। उसके बाद ट्रायल चला, काफ़ी पुराना, मतलब 2017 से ट्रायल चल रहा है, सारी एविडेंस होके, और ये FTC सेकंड कोर्ट में आज जजमेंट हुआ है, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है। कानपुर के विष्णुपुरी में परिहार फिजियोथेरेपी ए रोबोटिक फिजियो एंड रिहैब सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। इस सेंटर में मरीजों को आधुनिक रोबोटिक तकनीक की मदद से फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की सुविधा मिलेगी। सेंटर के निदेशक डॉक्टर SD सिंह परिहार ने बताया कि यहाँ रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन, VR, वर्चुअल रियलिटी, रिहैबिलिटेशन, फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, क्लास 4 लेजर थेरेपी और माइक्रोवेव थेरेपी जैसी अत्याधुनिक मशीनों से इलाज किया जाएगा। इन तकनीकों से कमर और गर्दन के दर्द, जोड़ों की समस्या, नसों से जुड़ी बीमारियां, स्पोर्ट्स इंजरी और लंबे समय से चले आ रहे दर्द का बेहतर उपचार किया जाएगा। सतीश महाना ने कहा कि यह सेंटर केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीमारी के कारण का पता लगाकर मरीजों को बेहतर और तेजी से स्वस्थ करने का भी प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से कानपुर और आसपास के लोगों को आधुनिक इलाज का लाभ मिलेगा। यहाँ पर परिहार फिजियोथेरेपी में डॉक्टर परिहार के द्वारा जो यहाँ पर मशीन्स लगाई गई है, वो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत उचित है। डॉक्टर परिहार ने अपनी सेवाएं डिफेंस सर्विसेज में देकर अनुशासन सीखा, डिसिप्लिन सीखा, कमिटमेंट सीखा। उनका जो कमिटमेंट है अपने पेशेंट्स के प्रति भी वैसा ही दिखाई पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और यहाँ पर जो नई मशीनों के द्वारा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मशीनें देखेंगे जिस समय व्यक्ति खुद तो एक्सरसाइज करने की स्थिति में होता है, लेकिन दुर्भाग्य से एज या परिस्थितियों को बस खुद अपनी ताकत दी हुई है, मशीन्स उसको एक्टिव करने का भी काम करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर परिहार के लिए भी, और जितने यहाँ पर मरीज आते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा के थाना बलदेव पुलिस, थाना महावन पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में अपहरण, छेड़खानी और लूट के मामले में वांछित आरोपी ओम प्रकाश उर्फ भूरा को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई की रात करीब 9:35 पर हथौड़ा अंडरपास यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल सवार को रोक
रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक और किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है, वहीं लोगों के मन में सवाल है कि क्या बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इसका फसलों पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अब कानपुर के मंडल की अगर बात की जाए तो कानपुर मंडल में भी जो बारिश की कमी पाई जा रही थी वो कमी पूरी हो गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे जी। उनसे जानेंगे कि आगे मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाला और क्या कुछ देखने को मिलेगा। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से अभी मौसमी मॉडल जो मौसमी प्रणालियां थी पूरे देश में बनी हुई हैं और कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, ट्रफ लाइन बनी हुई है और जो हमारे मानसून की ट्रफ लाइन होती है वो अब तराई में आज शाम के बाद खिसक जाएगी। बारिश हो रही है, अगर आगे बारिश और बढ़ती है, विकराल रूप लेती है तो फिर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अभी जिस तरह से बारिश हो रही है वो हमारी खरीफ की फसलों के लिए, और जिस तरह से अगर धीमे धीमे बारिश होती है तो जो नमी जमीन में हो जाती है, सॉइल में हो जाती है, ये हमारी रबी की फसलों भी, जो गेहूं की फसल मुख्य फसल होती है, उसको भी थोड़ा उपयोगिता होती है, उसके लिए उसको भी फायदा पहुंचाती है। और रबी दोनों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन किसानों को ड्रेनेज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1-2 घंटे में पानी 35 मिलीमीटर से 125 मिलीमीटर बरस जाता है, तो वो खेतों में जल निकासी का अच्छा प्रबंध कर लें। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है नेक्स्ट जो वीक आएगा, अगले सप्ताह में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है लगातार, ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को बचाने के भी पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से बारिश हो रही है और जिन शहरों में जल जमाव की निकासी की व्यवस्था नहीं है, उन शहरों में जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज कानपुर। यूपी के कौशाम्बी जिले में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। मंजनपुर नगर पालिका के नया नगर प्रथम क्षेत्र में भारी जल भराव से हालात बेहद खराब हो गए। नालियों और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और जिला प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की गई, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। पीलीभीत में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने आम जीवन को रोक कर रखा है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। बारिश के हालात ये हैं कि शहर के कई प्राथमिक विद्यालयों में पानी भर चुका है, जो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंग में भी पानी भरा दिखाई दे रहा है। ये हालात पहली बारिश के हैं। कामोवेश ऐसे ही हालात शहर से बाहर निकालकर आसपास के इलाकों के भी हैं। पूरनपुर, बीसलपुर, अमरिया, बरखेड़ा में भी बरसाती पानी जगह जगह भरा हुआ है और लोगों का आम जीवन को रोक रखा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।